हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। मैं अमित भदौरिया, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज की क्लास में आपको बेहतरीन सा टॉपिक बोरबरी का नियम पढ़ाने जा रहा हूं, जिसकी सहायता से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे और उन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से हम आगे वाली क्लासेस में बॉन्डिंग बनाना सीखेंगे, केमिस्ट्री के फॉर्मूले बनाना सीखेंगे। तो आइए चलते हैं आगरा वाले टीचर्स के साथ, शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज का टॉपिक है बोरबरी का नियम। दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिलकर यह नियम दिया। नाम था नील्स बोर और बोहरबरी। बोहरबरी या चार्ल्स बरी बोल सकते हैं। इन्होंने 1921 में बोरबरी का नियम दिया। और बोरबरी के नियम को समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बताऊंगा, जिन्हें हम बेसिक पार्टिकल यानी मूल कण कहते हैं। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमारे बेसिक पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन को E नेगेटिव से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को 1p1 से डिनोट करते हैं और न्यूट्रॉन को 0n1 से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन उदासीन यानी न्यूट्रल होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने सन 1897 में की थी। तो किसने की थी बेटा? जे थॉमसन ने। कब की थी बेटा? 1897 में। प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1919 में की थी। किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। और कब की थी बेटा? 1919 में। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। जेम्स चैडविक ने 1932 में डिस्कवरी की थी न्यूट्रॉन की। अगर आपको नाम न याद हो तो बहुत ही पुरानी ट्रिक है, पुरानी यानी ओल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। कौन सी ट्रिक है? ईट पर नाच। ईट पर नाच यानी डांस ऑन ब्रिक्स। क्या होता है? ई से इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी की थी थॉमसन, यानी थॉमसन भी बोलते हैं कभी कभी। पा से प्रोटॉन, प्रोटॉन यानी रदरफोर्ड। ना से न्यूट्रॉन यानी चैडविक। यानी ईट पर नाच से हम आसानी से डिस्कवरी पता कर सकते हैं कि मूल कण यानी बेसिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। प्यारे एक और बात तो मैं मोटे वाली बता दूं। क्या बता रहा हूं? कि जे थॉमसन जो टीचर थे वो किसके थे? अर्नेस्ट रदरफोर्ड के। अर्नेस्ट रदरफोर्ड किसके टीचर थे? जेम्स चैडविक के। और तीनों गुरु चेलों ने मिलकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यानी बेसिक पार्टिकल की डिस्कवरी की थी। इसी प्रकार मैं और आप दोनों मिलकर केमिस्ट्री को फाड़ देंगे, हिला देंगे। तो आइए शुरू करते हैं बोरबरी का नियम। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब बोरबरी के नियम में बेटा मेरे बाबू सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा सेल यानी कक्षाओं के बारे में। अब कक्षाएं क्या होती हैं? कि जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो उन्हें हम कहते हैं कक्षाएं। कैसे समझिएगा मेरी बात को। सबसे पहले एटम का डायग्राम बनाएंगे हम। तो ये आपका एटम यानी परमाणु है। एटम यानी परमाणु। बेटा परमाणु के सेंटर पॉइंट को नाभिक कहते हैं। परमाणु की ये जो वृत्ताकार दिखाई दे रहा है, इन्हें हम कक्षाएं यानी सेल कहते हैं। और मैंने अभी बताया कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं यानी मूव करते रहते हैं। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इन कक्षाओं को के, एल, एम और एन से डिनोट करते हैं। प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं यानी घूमते रहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब नील्स बोर और चार्ल्स बरी ने क्या बताया? दोनों ने बताया कि किसी भी सेल में यानी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² से ज़्यादा नहीं होगी। क्या कह रहा हूं मैं? कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने से ज़्यादा नहीं होगी? 2n² से ज़्यादा नहीं होगी। बात आई सर, कैसे समझाइए जरा। तो ध्यान दीजिएगा कि मैंने मान लीजिए 4 मैंने कक्षाएं ली हुई हैं, के, एल, एम और एन।
पहली सेल n बराबर हमने कितना मान लिया 1 2 3 एंड 4, और नियम क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन कितने से ज्यादा नहीं होंगे, 2n स्क्वायर से ज्यादा नहीं होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर से ज्यादा नहीं होगी। तो अगर हम इस वैल्यू को इसमें पुट करें तो क्या होगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर और 2 इंटू 4 का स्क्वायर। यहाँ कितना आ जाएगा 2, यहाँ 8, यहाँ 18 और यहाँ 32, यानी 2 8 18 32, यानी के वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 यानी 18 इलेक्ट्रॉन और एन में 32 इलेक्ट्रॉन। तो इन्हें अगर मैं यहाँ लिखूँ तो कैसे लिखूँगा बेटा, 2 8 18 32। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं ध्यान दीजिएगा। अब इनको अप्लाई करना है एलिमेंट्स पे। कहाँ अप्लाई करना है? एलिमेंट्स पे। अब एलिमेंट्स पे अप्लाई करने के लिए ट्रिक होती है बेटा कि अगर अब 1 to 20 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लें, के एल एम और एन, आप अगर 1 से लेकर 32 तक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे हैं तो आपको के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन लेने हैं? 2, एल में 8, एम में 8 और एन में 2। बात आई सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि एम में 18 होते हैं और एन में 32 होते हैं। फिर तो बेटा समझिएगा कि यदि किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो अगली वाली कक्षा में यानी नेक्स्ट वाली सेल में अपने आप प्रवेश लेने की क्षमता रखता है। तो इसके अकॉर्डिंग 1 से लेकर 20 तक में के में 2, एल में 8, एम में 8 और एन में 32, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम 21 to 30 निकालेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो सेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे? एम में। और कब तक करेंगे? जब तक 2 8 18 और 2, अगर आप काउंट करेंगे तो जोड़ेंगे तो 30 ही निकल के आएगा। तो आपको 1 to 20 ये नियम अप्लाई करना है, 21 to 30 ये नियम अप्लाई करना है, और बाकी कुछ नियमों के लिए मैं ट्रिक भी बताऊंगा, आगे बात करेंगे उस ट्रिक पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले एलिमेंट्स हम लिखेंगे 1 to 10। देखिएगा कैसे, हाई हील्स लिए बिना भी, कल नानी और फुआ नाचेगी, यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियॉन का 10। बात समझ में आ रही है? अब पहली वाली कक्षा में के में 2 इलेक्ट्रॉन, तो देखिएगा भरने का तरीका, के में 2 यानी 1 2, तो पहली कक्षा हमारी कंप्लीट हो गई। दूसरे में हम कितने तक चलेंगे? 8 तक। तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। बात समझ में आई है? अब बेटा जिनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वे रासायनिक रूप से कौन सी गैस होंगे बेटा? अक्रिय गैस यानी नोबल गैस। कौन सी गैस बेटा? नोबल गैस। और नोबल गैस ना इलेक्ट्रॉन देती है ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेती हैं, कुछ विषम परिस्थितियों में ही यौगिकों का निर्माण करती हैं। मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो आगे चलते हैं। अब हम निकालेंगे 11 to 20। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। ना मांग आलू से पेप्सी, सोडा कोला और काजू केक। देखिएगा, ना यानी सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। अब हमें मालूम है कि 2 और 8 तक हमने भर लिया, तो नेक्स्ट 8 तक फिर 2 तक। तो कैसे भरेंगे? देखो ध्यान दीजिएगा, 2 8 1 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5
286, 287, 288, अब कितने तक बेटा? 2 तक। तो कैसे? 2881, 2882। मेरी बात अगर समझ में आ रही तो देखो, जिनके आउटर सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर कितना चार्ज आता है? पॉजिटिव। जैसे Na सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा Na पर, सिंगल पॉजिटिव। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, 2 पॉजिटिव। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, 3 पॉजिटिव। अब जिनके बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। क्या करते हैं? साझेदारी, यानी जितने इलेक्ट्रॉन देते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा मेरे प्यारे, सबसे ज्यादा चेन बनाने की प्रॉपर्टी, यानी श्रृंखला बनाने की प्रॉपर्टी कार्बन की होती है। किसकी होती है? कार्बन की होती है। और याद रखना कि कहें सीता जी सुनो प्रभु, कहें सीता जी सुनो प्रभु, हम फेल हो गए। इस ट्रिक से हम कार्बन परिवार के तत्वों के बारे में निकालेंगे। और कार्बन परिवार के प्रत्येक तत्व के बाहरी कोष में 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा बात आई इनमें, तो जिनके बाहरी कोष में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उतने ही इलेक्ट्रॉन 8 में से माइनस कर देंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन लेने का काम करते हैं। जैसे फॉस्फोरस पे 3 नेगेटिव, फॉस्फोरस पे 3 नेगेटिव, 5 है 8 में, और 5 में से 8 जाएगा तो 3 नेगेटिव आ जाएंगे, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। सल्फर पर 2 नेगेटिव, क्लोरीन पर सिंगल नेगेटिव, इतने ही इलेक्ट्रॉन लेंगे क्योंकि 8 करने हैं इनको। जबकि आर्गन पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है, और 8 इलेक्ट्रॉन होने पर ये कौन सी गैस हो जाएगा बेटा? अक्रिय गैस। कौन सी गैस हो जाएगा? अक्रिय गैस। अब पोटेशियम 1 और 2, तो पोटेशियम पर 1 पॉजिटिव और कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव। मेरी बात समझ में आ रही है?